स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। तो सुबह के 7 बजने वाले और गर्मा गर्म खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सहारनपुर से एनकाउंटर की खबर आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। आबाद नाम का बदमाश है, जिसको 10 साल से पुलिस तलाश रही थी। फरार हुए बदमाश की तलाश आज जाकर पूरी हुई। कोतवाली मंडी के सकलापुरी रोड पर यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें 10 साल से फरार ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को भी गोली लगी है। तो आबाद है इस बदमाश का नाम, जो पिछले 10 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। पूरी चीज़ सामने आई है। ये पता चला 2011 से वांटेड है, पिछले 10 साल से वांटेड है 302 केस में। एक SC/ST का मर्डर में ये वांटेड है 2011 से। इसके ऊपर 50,000 का इनाम, पिछले 10 साल से वांटेड है। इसमें हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि इसके साथ वो कौन थे और ये किस घटना के अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए। तो 50,000 का इनाम इस बदमाश पर था। तो सोचिए कितना शातिर रहा होगा, जो पिछले 10 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार आज हत्थे चढ़ा और मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देवेश त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और जानकारी के लिए। तो देवेश, बताएं जरा कितना शातिर था ये बदमाश और कैसे इसे ढेर किया गया है। प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, आधी रात को 3 से 4 बदमाश एक जगह सकलापुरी रोड पड़ता है, वहां पर इकट्ठे थे। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इनकी घेराबंदी की, तो इन्होंने पुलिस पे आते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को भी गोली लगी है। और प्रीति, आपको बताना चाहूंगा, लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। देहरादून में भी इसके ऊपर कई मुकदमे हैं, अलग अलग थानों में कई मुकदमे हैं। और प्रीति, एक लगभग 10 साल से फरारी काट रहा था और लगातार जो है पुलिस को झका रहा था। उसके बाद पुलिस के हत्थे इस बार चढ़ा है और इसकी मौत हो गई है। प्रीति, बताना चाहूंगा, अस्पताल में जाने के बाद इसकी मौत हो गई है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है, बड़ी कामयाबी। शुक्रिया देवेश आपका जानकारी के लिए। 10 साल से फरार बदमाश आज आखिरकार मुठभेड़ में ढेर हो गया। और बड़ी खबर, अहम खबर मिर्जापुर से, जहां कोरोना का संदिग्ध मरीज अस्पताल से भाग गया। रोशनदान के रास्ते मंडलीय अस्पताल में भर्ती मरीज वहां से भाग गया। इसके भागने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो कोरोना के मरीजों को खासतौर पर आइसोलेशन वार्ड पर रखा जाता है और यह सस्पेक्टेड था, संदिग्ध था। अभी इसकी टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये मंडलीय अस्पताल के रोशनदान से भाग गया है। तो इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप भी बचा हुआ है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कोरोना से पीड़ित है या वो बीमार ही है, कोरोना पॉजिटिव ही है, तो उसको बचने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि एक मरीज से कई मरीजों में पूरा कोरोना फैलता चला जाता है। तो ये बड़ी खबर है, जहां कोरोना का एक संदिग्ध अस्पताल से भाग गया। और अब बात करेंगे साध्वी प्राची की, जो अपने बयानों की वजह से खबरों में रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं। और इस बार भी कुछ कह दिया है उन्होंने, जिससे आने वाले दिनों में विवाद होना लगभग तय है। कोरोना को लेकर वैष्णो देवी और सिद्धि विनायक मंदिर बंद क्या किए गए? साध्वी प्राची को मौका मिल गया मंदिर मस्जिद पर बयानबाजी करने का। कोरोना की दहशत के बीच मस्जिदों और मदरसों को बंद करने की मांग करते हुए साध्वी ने कहा कि राष्ट्र हित में केंद्र सरकार जाति धर्म से ऊपर उठकर मस्जिद और मदरसों में नमाज पर रोक लगाए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जब मंदिर में फैल सकता है तो मस्जिदों में क्यों नहीं? जब हिंदुस्तान के अंदर मंदिर बंद हो सकते हैं, तो धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान की सरकार को हिंदुस्तान में जामा मस्जिद और जितनी भी मस्जिदें और मदरसे हैं, जहां पर 5 समय की जो नमाज अदा की जाती, उन सभी मस्जिदों को बंद करना चाहिए। क्योंकि कोरोना फैल रहा है। कोरोना तो वहां भी जाएगा, जब मंदिरों में जाएगा तो मस्जिदों में कौन सा नहीं जाएगा। इस दौरान साध्वी प्राची ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी राज्य में मस्जिद और मदरसे जल्दी बंद कराएं, क्योंकि यूपी में मस्जिदों तक कोरोना घुस रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और विशेषकर योगी जी उत्तर प्रदेश में तो जल्दी बंद कराओ, क्योंकि ये मस्जिदों तक घुस रहा है। इसकी बहुत जरूरत है। इतना क्रांतिकारी तर्क देने के बाद साध्वी प्राची यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने तो जानलेवा बीमारी को भारत में फैलाने का जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहरा दिया। देखिए, वैसे तो ये राहुल गांधी ने फैलाया, क्योंकि इटली से आए हैं।
भले ही साध्वी प्राची के बयान का विषय तत्कालीन और मौजूद हो, लेकिन मस्जिद और मदरसे से कोरोना को जोड़कर उन्होंने एक नई बहस शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब अगली खबर देहरादून से, और बड़ी खबर भी है और नेताओं के गैर जिम्मेदाराना रवैये को भी खबर बयां करती है। फिलहाल कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की बात हो रही है, जो आइसोलेशन वार्ड में घुस गए थे और अब इनको ही आइसोलेट कर दिया गया है। तो सूर्यकांत धस्माना, जिनसे साफ कह दिया गया कि आप 14 दिन तक अपने घर में ही रहें, तो कोरोना की वजह से अब प्रशासन की नजर भी इन पर रहेगी। तो उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, जो कोरोना के लिए आइसोलेशन वार्ड बना है, तो वहीं घुस गए थे अपने साथियों के साथ। तो देखिए जरा तस्वीर। तो आइसोलेशन वार्ड का मतलब ही होता है लिमिटेड एंट्री, लेकिन शायद हो सकता है कि नेताजी को देखकर वहां का प्रशासन रोक पाया या नहीं रोक पाया और नेताजी घुस गए आइसोलेशन वार्ड में। भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ी है। तो भारती, ये तो हद ही हो गई, हम कहेंगे। आपने नियम तोड़े, अपने साथ साथ कईयों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। बिल्कुल, आइसोलेशन वार्ड में वो चले गए थे प्रीति। और मैं एक बात अपने दर्शकों को और यहाँ पर बता दूं कि कई और लोग भी आइसोलेशन वार्ड में गए थे, जो कि जिला प्रशासन की अब निगरानी में है। उनकी लिस्ट यहाँ पर तैयार की जा रही है। विधायक खजान दास भी कल आइसोलेशन वार्ड में उन्होंने कहा कि वो नहीं गए, लेकिन हाँ, वो दून अस्पताल में जरूर गए थे। उन्होंने वहाँ पर व्यवस्थाओं की जांच की थी। उनसे भी यहाँ पर पूछा गया है, तो उन्होंने ये कह दिया कि वो आइसोलेशन वार्ड में नहीं गए। तो अब वो भी यहाँ पर जिला प्रशासन की उनसे भी जिला प्रशासन बात करेगा, पूछेगा कि क्या स्थिति थी, क्या उन्होंने बात की। इसी तरीके से कुछ और वो भी रडार में रहेंगे जिला प्रशासन। बिल्कुल भारती, क्योंकि बात तो हम नहीं मान सकते कि नेताजी को पता ही नहीं था कि वार्ड में घुसने से कितने खतरे हो सकते हैं। तो ये भी पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है, जो वाकई में अपने आप में बड़ा शर्मनाक है कि आप इतनी गंभीर बीमारी को भी इस तरह अपनी पॉलिटिकल उसमें यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारती आपका जानकारी के लिए। और अब कोरोना की वजह से ताजमहल, उसके आसपास जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो म्यूजियम है, वहां सब कुछ 31 मार्च तक बंद रहेगा। तो फिलहाल पुरातत्व विभाग ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि भीड़ बहुत जुटती है और ताजमहल में काफी दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यही एक बहुत बड़ी वजह होती है, जब लोगों का जमावड़ा लगता है, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसलिए एहतियाती कदम उठाया गया है। अगर कोई ताजमहल जाने का आप में से किसी का कार्यक्रम था, तो फिलहाल रद्द कर दीजिए, क्योंकि वहां जाकर आपको निराश होना पड़ेगा। आज से लेकर 31 मार्च तक ताजमहल और जो भी आगरा में ऐतिहासिक इमारतें हैं, इसके अलावा जो म्यूजियम है, ये सब कुछ बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेताया है कि कोरोना को लेकर अगर कोई भी लापरवाही करेगा तो उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर एक्टिव मोड में हैं। मुख्यमंत्री दिन की शुरुआत में ही पूरी तैयारी के साथ स्वास्थ्य भवन पहुंच गए और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अफसरों को निर्देश दिए। तैयारी के लिए बेहतर तरीके से अभी तो चल रहा है, इसको ग्राउंड का फ्लो चलाइए, लेकिन इसको और भी बेहतर तरीके से आगे बनाने के लिए परमानेंट वो दिखा देंगे। कोरोना को लेकर कंट्रोल रूम के साथ तमाम इंतजामों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग के माध्यम से कोरोना के बारे में जागरूकता, उससे बचाव, उसके उपचार, उसकी रोकथाम के बारे में, और ये जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है, यह पूरे प्रदेश के अंदर सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में, 653 से अधिक नगर निकायों में, 1,58,000 से अधिक जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए। सीएम वीसी करके सबको अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके और कोरोना से सब मिलकर लड़ सकें। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए अलाउद्दीन की रिपोर्ट। और अब जरा देखिए कि नोएडा में कोरोना से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए नोएडा प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इस समय हम खड़े हैं 39 के जिला अस्पताल में। आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल में पूरी तरीके से प्रशासन ने इंतज़ाम कर लिए हैं कि अगर कोई आपात स्थिति आती है और कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर उन मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जा सकेगा। आप देख सकते हैं कि जो अस्पताल है उसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। बेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं और जहाँ तक नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर
डॉक्टर्स का सवाल है तो वो डॉक्टर्स भी यहाँ पर जल्द ही आ जाएंगे। पहले ही सांसद महेश शर्मा ने कहा था कि हमने पूरी तरीके से नोएडा को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। जो हमारा अस्पताल जो नया जो बनकर तैयार हो रहा है उसमें हम कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उनको यहाँ पर रख के उनका इलाज करेंगे और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल जो हैं वो दोनों ही अस्पताल मिलके मरीजों का यहाँ पे इलाज करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही IMA ने भी ये कहा था कि जो डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आके मरीजों को मुफ्त सेवा देंगे और यहाँ पे उनका इलाज करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पूरे बेड लगा दिए गए हैं। 39 का ये जिला अस्पताल है। DM की अगुवाई में ये इस अस्पताल को तैयार किया गया है और यहाँ के जो CMO हैं वो लगातार यहाँ का विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है या यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई कमी तो नहीं है। तो कह सकते हैं कि नोएडा पूरी तरीके से तैयार है कोरोना वायरस के मरीजों से लड़ने के लिए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। कानपुर में कांग्रेस विधायक की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। कानपुर कैंट से कांग्रेस के विधायक हैं सुहेल अंसारी। उनका ऐसा अवतार इलाके के ज्यादातर लोगों ने पहली बार देखा। अब जो वीडियो सामने आ रहा है जरा देखिए, क्योंकि उसमें गालियों की ऐसी बौछार है कि जो वो कह रहे हैं हम आपको सुना नहीं सकते। पहले क्या नहीं बताया बे? हम कई कहे थे दोनों सीज नहीं करना। लगा देखिए, अब लगाओ, दरअसल छावनी परिषद के अधिकारी फेतफुलगंज इलाके में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे थे, जिसमें कैंट बोर्ड के CEO, AE, JE, सर्वेयर समेत कई अधिकारी मौजूद थे। कैंट बोर्ड के CEO अरविंदर त्रिवेदी के दिशा निर्देश पर बोर्ड के अधिकारी 2 अवैध मकान सीज कर रहे थे। इन घरों में कई मंजिल तक नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कराया गया था। विधायक सुहेल अंसारी को जब कार्रवाई का पता चला तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए और प्रशासन को चुनौती देने लगे। इसके बाद तो नेताजी के शब्दकोश से ऐसी गालियां निकली कि हम भी बीप लगाते लगाते परेशान हो गए। इसको देखो, थोड़े छोटे आप देखते कौन आता है कुछ करने, आप देखते नेतागिरी आप दिखलाएंगे। कांग्रेस विधायक सुहेल अंसारी ने अधिकारियों को धमकाकर आखिर ताला खुलवा ही दिया। तो अब देखना होगा कि कैंटोनमेंट बोर्ड गालीबाज विधायक के खिलाफ क्या और कब कार्रवाई करता है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से ओम बाबू मिश्रा की रिपोर्ट। स्वागत है ब्रेक के बाद। खबर सुल्तानपुर से, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ और 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 24 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। दरअसल यहां 2 कारों की भिड़ंत हो गई थी और लोग उसी को देखने के लिए जब सड़क पर उतरे थे, भीड़ इकट्ठा थी, तभी एक बेकाबू बस वहां आई और लोगों को रौंद दिया, जिसमें 24 लोग जख्मी हो गए और 2 लोगों की जान चली गई। तो यह हादसा गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मोतीगंज इलाके में हुआ। इलाज हो जाए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो संपन्न करवाई। कितनी कैजुअल्टी हुई है? अभी 2 के संदर्भ में हमें सूचना प्राप्त हुई है, बाकी अभी कंफर्म कर रहे हैं इस चीजों के विषय में, उसके उपरांत ही कुछ आपको बताया जाएगा। हरदोई के संडीला कस्बे में एक महिला ने एक रेडीमेड कपड़े की एक दुकान से कपड़ों की चोरी की और उसकी हरकत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। तो महिला को शायद इसका अंदेशा भी नहीं रहा होगा कि जो कर रही है वो कोई देख रहा है। तो उसको लगा कि बड़ी स्मार्टली, बड़ी चालाकी से उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन वो पकड़ी गई और उसके बाद दुकानदार ने पुलिस के हवाले भी इस महिला को कर दिया है। तो एक अज्ञात बच्ची के साथ महिला यहाँ सूट देखने आई थी और देखते ही देखते देखिए कैसी सफाई से उसने अपने झोले में वहाँ जो कपड़े थे उसे भरना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में महिला दुकान से चली गई। जब दुकानदार ने देखा कि एक सूट गायब है तो उसने CCTV फुटेज खंगाला और इसमें महिला पकड़ी गई। सरकार की सख्ती है, अदालत की सख्ती है, लोग जान भी गंवा रहे हैं, लेकिन हर्ष फायरिंग नहीं रुक रही है। बरेली के भूता थाना क्षेत्र में शादी समारोह में दबंगों ने एक बार फिर से अवैध तमंचे लहराए हैं, खुलेआम फायरिंग की है और टीवी स्क्रीन पर आप ये देखिए कि कैसे यहां तमाम नियमों को ताक पर रखकर फायरिंग की जा रही है। फिलहाल इस मामले में कोई FIR भी अभी तक नहीं की गई है। और लखनऊ के चौराहों से पोस्टर हटाने की आखिरी तारीख थी, लेकिन सरकार ने अब तक चौराहों से पोस्टर नहीं हटाए हैं और अब सरकार ने हाईकोर्ट से कुछ और समय मांगा है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार ने एक हलफनामा हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 16 मार्च तक किसी भी हाल में लखनऊ की सड़कों से पोस्टर हटाकर रजिस्ट्रार के सामने एक रिपोर्ट पेश करनी थी। सरकार ने रिपोर्ट तो पेश कर दी, लेकिन लखनऊ की सड़कों से दंगाइयों के पोस्टर नहीं हटाए।
क्योंकि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसको आधार बनाकर सरकार ने हाई कोर्ट से समय की गुहार लगाई है। सरकार ने हलफनामे में लिखा है, दंगाइयों के पोस्टर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार को कुछ और समय दिया जाए। दरअसल हाईकोर्ट ने लोगों की निजता का हवाला देकर सरकार को पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे। इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल सरकार की बात करें तो वो कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। बाकायदा योगी सरकार ने क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया है जो कि ऐसे दंगाइयों की, आरोपियों की जो संपत्ति उसे अटैच करेगा। तो इसी के खिलाफ विपक्ष एकजुट है और सरकार के फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा है। सीएए के विरोध के नाम पर हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के पोस्टर लगाने से उठे विवाद के बाद योगी सरकार ने जहां एक और सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए अध्यादेश लाई, तो वहीं दूसरी ओर अब सरकार ने शिकंजा कसने के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल बनाए जाने का ऐलान कर दिया है, जिससे विपक्ष बौखला गया है। और इस ट्रिब्यूनल के पास ये अधिकार होगा कि आरोपी की संपत्ति अटैच कर सकता है और जो लोग हिंसा करेंगे उनकी फोटो को भी सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाएगा, जिससे प्रदेश की जनता ऐसे हिंसा करने वाले दंगाइयों को पहचान सके। योगी सरकार के इस रुख को लेकर सपा, कांग्रेस, रालोद और प्रसपा जैसे दल न सिर्फ योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बल्कि इसे लोकतंत्र के लिए खतरा करार दे रहे हैं। राजा अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और लोग उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि आप किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी आउट नहीं कर सकते, क्योंकि राजा को ने तय कर लिया है कि मुझे ये करना है, इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी कैसे हम झुटला दें, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया जाए। कहीं ना कहीं मुझे अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है। तो ये मामला ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय और हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। सरकार को जल्दबाजी करने के बजाय, हठ योग करने के बजाय माननीय न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। अगर राज्य सरकार को ये पता है कि ये दंगाई हैं, तो कौन सा कानून उन्हें जेल के पीछे भेजने से रोक रही है? कौन सा कानून उन्हें वसूली से रोक रहा है? दरअसल उन्हें दंगाइयों से वसूली में रुचि नहीं है, उन्हें अपनी खींच। सरकार दंगाइयों पर नकेल कसने को लेकर कमर कसी हुई है, वहीं विपक्ष सरकार के फैसलों पर हमलावर है और सियासत का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा विभाग में घोटाले की खबर हमने आपको दिखाई थी, जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए। एक तरफ विभाग में हड़कंप मचा है तो दूसरी तरफ प्रमुख सचिव रजनीश दुबे मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे घपले घोटाले के सूत्रधार वही नजर आ रहे हैं। प्रदेश के 20 मेडिकल कॉलेजों में फर्नीचर खरीद में जमकर घोटाला हुआ। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। हमने बताया कि कैसे डीजीएमई ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया। नजर डालें तो स्पष्ट है कि एक टीयू में एक लंबी जांच में इसका प्रकरण लंबित है। वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स की भी एक जांच गीकेन की प्रति चल रही है। गीकेन, जो कि एक दागी कंपनी है, उसे बिना टेंडर के फर्नीचर के ठेके दे दिए गए। इन कॉलेजों में मेडिकल उपकरण का ठेका भी गीकेन को ही मिल गया। कुल 250 करोड़ के फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्ट गीकेन ने हासिल किया। अंदर की खबर ये है कि गीकेन के मालिक विजय पांडे और प्रमुख सचिव रजनीश दुबे की दोस्ती ने इस करप्शन को अस्तित्व दिया। इस खबर को दिखाए जाने के बाद सभी ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। उसमें जांच दे दी गई है, जैसे जांच आएगी वैसे कार्रवाई होगी। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि सर वरिष्ठ अधिकारियों की काफी ज्यादा संलिप्तता है इसमें? देखिए, जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से तुरंत कार्रवाई होगी। सभी मेडिकल कॉलेजों से अभी तक की खरीद का ब्यौरा मांगा गया है। 16 मार्च तक उन्हें ये जानकारी जांच टीम को उपलब्ध करानी है। उम्मीद है जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लखनऊ से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबरें उत्तराखंड की।